So we are going to start the second class of chapter 3 S block elements, and in the first class of chapter 3 I discussed about group trends or periodic trends. That is a very important topic. It was the most important topic of chapter 3 that we have already discussed. It was regarding the group trends. Most of the questions from inorganic chemistry are based upon group trends. If you see the past papers, वो ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चंस ग्रुप ट्रेंड्स में ही आस्क किए जाते हैं. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है पीरियोडिक ट्रेंड. और बाकी चैप्टर 3 में अब जो भी चीज़ें रह गई हैं वो सब रेक्टिफिकेशन टाइप की चीज़ें, मेमोराइजेशन टाइप की चीज़ें. क्योंकि न्यूमेरिकल तो कोई है नहीं, फॉर्मूला तो कोई है नहीं एज सच कि आप कैलकुलेट करें. जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन से जो है वो कुछ चीज़ें आस्क करते हैं, जैसे केमिकल फार्मूले वगैरह, वो जस्ट आपको याद रखना है. और कुछ रिएक्शंस हैं वो देखने हैं. तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स. कि वन ग्रुप के अल्कली जो है अल्कली मेटल्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से. तो सबसे पहला जो है वो रिएक्शन वन ग्रुप का मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. तो जब अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स. तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड के जो है वो फॉर्मेशन करते हैं. अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है. जैसे लिथियम है, लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड. कल मैंने आपको ऑक्साइड के बारे में जो है वो बताया था कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो ऑक्साइड्स को हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से जो है वो 4 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया, नॉर्मल ऑक्साइड तो वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है और लिथियम की +1 है. तो क्या हो गया कि हम इस तरह से Li2O, यहाँ पर हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बना है. लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड को हम लिखते नहीं है, वो जस्ट लिथियम ऑक्साइड का मतलब अंडरस्टूड यही होता है कि वो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड है. सोडियम की बात की जाए तो सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम परऑक्साइड. अब सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो हम 2 तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. Na2O2 इस तरह से भी लिखा जाता है और NaO इस तरह से भी लिखा जाता है. याद देगा तो +1 -1. तो Na2O2 मतलब इसमें भी रेशोज़ के बारे में बात की जाती है. परऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के रेशो दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे कि 1:1 का है. अगर आप यहाँ देखें NaO, इसमें भी सोडियम और ऑक्सीजन का 1:1 का रेशो है और Na2O2 में भी 1:1 का ही रेशो बन रहा है. अगर आपको इसको देखें तो दोनों फार्मूला सेम ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि रेशो सेम निकल रहे हैं. तो आप Na2O2 भी सोडियम परऑक्साइड को कह सकते हैं, NaO भी कर सकते हैं. बाकी जो अगले 3 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. तो ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होती है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है. तो अब ये सिंपल सिनेरियो है कि अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ -1/2 वैलेंसी होती है तो उसका मतलब कि इसको फॉर्मूला K12O इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि ये +1 वैलेंसी है, -1/2 वैलेंसी है. जब वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो K12O होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई कि हम कभी भी जो है फ्रैक्शंस के अंदर, अपॉन के अंदर, पॉइंट्स के अंदर हम जो है फॉर्मूले के अंदर डिजिट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये अकॉर्डिंग सिंपल रूलिंग, लॉ ऑफ उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी जिसको हम कहते हैं 9th क्लास में. तो ये तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो ये गलत हो गया ना. तो हम क्या करते हैं, इसको ओवरऑल मतलब होल नंबर करने के लिए उसको ओवरऑल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा KO2 हो जाएगा. तो KO2 इसलिए होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. तो यहाँ पर वैलेंसी पोटेशियम की आप जो +1 है और ऑक्सीजन की -1/2 है. अब आप KO2 में से भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे ऑक्सीजन की तो -1/2 ही निकलेगी अगर आप निकालना चाहोगे. तो रुबिडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है. तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. पहला मेंबर इसका जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा मेंबर जो है वो परऑक्साइड बनाता है और अगले नीचे के तीनों मेंबर जो है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं. सोडियम परऑक्साइड में मैं बता रहा था इसके फॉर्मूले 2 तरह से लिखे जाते हैं. कुछ इसको NaO लिखते हैं और कुछ इसको Na2O2 लिखते हैं, इन दैट केस लिखते हैं. अब इस तरह से लिखा इसलिए जाता है NaO और Na2O2 की सूरत में कि जैसे कि आप जान सकते हैं कि ONA हमारे पास एक अलग सा एक रेडिकल होता है. ठीक है. ONA हमारे पास एक अलग रेडिकल होता है, तो ये इससे मिक्सअप ना हो जाए तो इसकी वजह से अलग. जैसे कि हम कहते हैं ना हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी जो है वो H और O में अगर हम बात करें तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इसकी जो है वो हाइड्रोजन की +1 होती है और ऑक्सीजन की -1 होती है. ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है. तो जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो H+1 होता है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -1 होता है. तो इंटरचेंज करने पर तो क्या आ जा रहा है, HO आ जा रहा है. लेकिन HO कभी नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 लिखते हैं.
वजह क्या है, चूँकि OH के हमारे पास हाइड्रोक्साइड एक आयन भी होता है, तो ये मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से इजी करने के लिए, मतलब एक डिस्टिंक्ट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके NO2O2 बना लेते हैं या H2O2 बना लेते हैं परऑक्साइड में। बात वही, आप HO अगर आप NaO भी लिखते हो तो केमिस्ट्री के लिहाज से गलत आप नहीं कर रहे इसमें, चूँकि आपने रेशो 1:1 का ही दिखाया हुआ है, आपने +1 -1 का ही पहले से। अब 3 से Na3O3 कर दो तभी वो सोडियम परऑक्साइड ही है, रेशो 1:1 का होगा, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, आप Na4O4 कर दो तभी बात वही है, रेशो सेम होता है। हाँ, जस्ट एम्पेरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बन गया इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। तो ये आप जानते हैं ये नेल्सन सेल के अंदर, कास्टर कैलर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। अल्कली मेटल जब भी वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बेस और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल फंडा। तो रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि Na+ और वाटर है, HOH है। ठीक है, तो Na इस OH से मिलेगा, प्लस वैलेंस ये माइनस से मिलेगा, तो NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये ऊपर आपको दिख रही है बनते हुए। ठीक है, तो जब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से रिलीज़ होगी। ठीक है, बस समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास जो है वो रिएक्शन विथ वाटर है, पानी के साथ किस तरह रिएक्शन करता है। अल्कली मेटल्स, लिथियम बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, वो डिफरेंट है। आप बस सोडियम की जगह आप डिफरेंट अल्कली मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेम, लेकिन यही है कि वाटर से रिएक्शन करने पर ये बेस और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, यही नेल्सन सेल के अंदर, वाटर ट्रफ के अंदर हो रहा होता है, और यही कास्टर कैलर सेल के अंदर, डिन्यूटर के अंदर हो रहा होता है रिएक्शन की। ठीक है, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस की जब हम बात करें तो हैलोजेंस मतलब X से रिएक्शन कराना है, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन होगा। सोडियम कभी भी हैलोजन से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस तरह से बन जाएंगे। बस समझ में आ गई सारी तीनों रिएक्शन, क्लियर। आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, वो कल मैं ऑक्साइड्स की बात आपको बता रहा था एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिहाज से। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सिंड बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि बोरॉन और बोरॉन क्या है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बट पंजाब टेक्स्ट जो है इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देती है हमें, या कुछ ज़्यादा डिटेल देती है। वो इस तरह से एक जो है वो उसमें एक टेबल मौजूद है, टेबल 1.6, तो दैट इज़ ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन एसिड्स एंड बेसिक कैरेक्टर। तो वो उन्होंने क्या किया है कि एक तरह से जस्ट ये प्रोडक्ट टेबल कंप्लीट बनी हुई है, इस प्रोडक्ट टेबल में यहाँ से बेरिलियम से जो है वो इन्होंने यहाँ से ये इसको सेपरेट कर दिया इतने पार्ट को, और यहाँ से बोरॉन के नीचे से उन्होंने इस पार्ट को सेपरेट कर दिया प्रोडक्ट टेबल के अंदर। तो ये सारे कहा गया कि भाई ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, सारे मेटल्स ही हैं, और इन सारे जो बीच में मेटल्स हैं उन सबको कहा गया कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये सारे एम्फोटेरिक बनाते हैं। वैसे जिंक भी इसमें आ गया, एल्यूमिनियम भी आ रहा है, बट बाकी बेरिलियम और बाकी सारे एलिमेंट भी आप देखें, बेरिलियम है, इस तरह से टिन है, लेड है, इनके बारे में भी है कि वो जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और बाकी जो इस तरह से सारे इधर पे बच गए हैं, सारे एसिडिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये ज़्यादा डिटेल्ड है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम को तो हमें पता ही है, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं। तो ये बेसिक है, एम्फोटेरिक और ये एसिडिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू आप इसको साइड से इस तरह कट करके याद रख सकते हैं कि किस तरह से कट हुआ है। जब ये कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक आपको डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, आराम से सेपरेट हो जाएंगे। क्या नहीं, सारे एलिमेंट शामिल हैं इसके अंदर देखा जाए तो। हाइड्रोजन को तो यहाँ पर डाले ही नहीं किया लिस्ट के अंदर, जैसे नाइट्रोजन तो बनाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन भी बनाता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड बहुत रेयरली फॉर्म हो रहे होते हैं, ज़्यादातर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ही होते हैं। ये एक्सेप्शंस में आ जाता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन एसिडिक ऑक्साइड के साथ साथ न्यूट्रल ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह से। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स शायद नहीं है उसके अंदर, डी ब्लॉक नहीं है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो सारे ही हैं, वो तो डी ब्लॉक नहीं है ना, ट्रांजिशन नहीं डाले में, बस पी ब्लॉक का बताया एस और पी, चूँकि चैप्टर ही हम यही पढ़ रहे हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, देन इसके बाद ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 है कि हमारे पास जो है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्शन है, 2 है मतलब अल्कलीन अर्थ मेटल्स, इनके रिएक्शन। तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स में जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, तो पहला है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो अब आप जानते हैं कि अल्कलीन अर्थ मेटल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बेरियम है वो पेरोक्साइड बनाता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स अल्कलीन अर्थ मेटल्स में वो सारे के सारे जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेरियम बी है जो एलिमेंट है रेडियम से पहले वाला, वो आपके पास पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, बेरियम पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड कोई भी नहीं बनाता, ठीक है इनमें। तो अब यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर देख लें Ba+O2 BaO2, तो बेरियम की वैलेंसी तो +2 होगी और ऑक्सीजन की -1 है, तो ये +2 वैलेंसी ऑक्सीजन की नीचे आएगी, तो BaO2, दिस इज़ बेरियम पेरोक्साइड, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम का भी ऑक्साइड होता है, नॉर्मल ऑक्साइड है, +2 -2 हो गया, वैलेंसी कट गई, ठीक है, तो BeO हमारे पास आ गया बेरिलियम ऑक्साइड। और बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो भी मैंने लिस्ट में आपको दिखाया था कि बेरिलियम भी जो है वो एम्फोटेरिक के उसमें आ रहा है। तो 2A ग्रुप चूँकि हम एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेशली ये बात याद रखनी पड़ेगी। आ रहा है भाई पीछे, अब क्या दिखाया तो था, पीछे दोबारा देखो, बेरिलियम आ तो रहा है बी, 2A ग्रुप से एक ही आ रहा है बेरिलियम, बाकी सारे के सारे मतलब 2A ग्रुप एस ब्लॉक में कहा जाए तो पूरे एस ब्लॉक में सिर्फ बेरिलियम जो है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे जो है आपके बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये दैट्स वाई जो है बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन नेचर के लिहाज से ये एम्फोटेरिक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन -2 वैलेंसी में। बस समझ में आगे, बाकी और कोई डिस्कशन नहीं है। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो जब हम देखते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन यहाँ पर इसका चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कि मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा, तो Mg यहाँ पर आपके पास +2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर -3 है, तो वैलेंसी तो इंटरचेंज हो जाएगी, +2 और -3 है, तो -3 यहाँ, +2 उसके नीचे आ जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन जब अकेला हो तो नाइट्राइड कहलाता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन है। सिंपल एडिशन रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म, कोई डिटेल मैकेनिज्म नहीं है। रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है ना, उसमें से भी ख़ास तौर पे मैग्नीशियम, वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है ना, मैग्नीशियम वाहिद एलिमेंट है, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना एस ब्लॉक के 1A 2A के, वो जब भी वाटर से रिएक्शन करेंगे बेस और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मैग्नीशियम थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसके वाले से। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो बजाय वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बनाने के, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, MgO। तो MgO बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता डायरेक्टली, ये मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं बनाता ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डायरेक्ट बनाता है। बाकी सारे एलिमेंट अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम को छोड़कर लेस रिएक्टिव साबित होता है ये, दैट्स व्हाई। हाइड्रोक्साइड जब मोर रिएक्टिव होगा साथ, मैग्नीशियम जो है ना वो रिएक्शन उसके अंदर ये होती है ना कि वो एक ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन करता है, फर्दर रिएक्टिविटी को रोकता है अपने ऊपर। अपने मैग्नीशियम को देखा होगा, वैसे अल्कली मेटल्स बहुत तेज़ी के साथ टार्निश हो जाते हैं। अल्कली मेटल जितने भी हैं ना बहुत तेज़ी के साथ वो कोरोड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कोरोजन हो जाती है। वो अब सोडियम वगैरह दे ऑलमोस्ट कोरोड क्विकली, इमीडिएटली, फ़ौरन से वो कोरोड कर जाते हैं जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। लेकिन जो मैग्नीशियम है उन सब में से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि मैग्नीशियम कोरोजन नहीं करता इतनी जल्दी। आप मैग्नीशियम के वायर देखते हैं स्कूलों में, मतलब 10-10 सालों से पढ़े होते हैं, उनमें कोरोजन नहीं होती है। मैग्नीशियम वायर जो क्लास 9 में आप इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के टेस्ट में, तो अब उसमें वो इसलिए होती है चूँकि वो क्या करता है कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर, जो उसको फर्दर कोरोजन से रोकती है। सेम वही चीज़ जैसे एल्यूमिनियम के साथ होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, तो मैग्नीशियम में भी उस तरह से एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर आगे ऑक्साइड तो बन जाता है, फर्दर उसके बाद और रिएक्शन को वो रोक देता है, तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो लेस रिएक्टिविटी हम कह सकते हैं मैग्नीशियम की, जिसकी वजह से वो हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा बल्कि सिर्फ ऑक्साइड बनाकर रुक जा रहा है रिएक्शन, वरना सारे हाइड्रोक्साइड बना के ख़त्म होता है वाटर में, पानी में डालने पर। क्लियर है? सही समझ में आ गई सबको बात है? 2A के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर के साथ देखा है जस्ट। देखिए MD कैट के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। MD कैट के सिलेबस में वो कुछ रिएक्शंस हैं, ग्रुप ट्रेंड्स पर फोकस है चैप्टर 3 में,
और उसके अलावा जो है 1A 2A के जो केमिकल प्रॉपर्टीज उस पर बस स्टैंड पे फोकस है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस पर MD कैट वालों ने नहीं डाला, चूँकि हर एक बोर्ड का डिफरेंट है, हर बोर्ड में टाउन सेल नहीं है, कास्टर कैलर नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो लास्ट ईयर का सिलेबस, अभी इस बार सिलेबस नहीं आया तो कुछ चेंजिंग हम नहीं जानते, लेकिन बाकी जो MD कैट के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं E कैट हो गए हैं बाकी सारे, तो वो तो जाहिर सी बात है सारे ही कर रहे होते हैं, उनके पास कोई सिलेबस नहीं होता, उनके पास वो कंप्लीट कोर्स होता है। तो इस हवाले से मैं आगे बढ़ूँगा। लास्ट ईयर के लिहाज से इतना बहुत होता है चैप्टर 3 को पढ़ना। ये सिलेबस के में है PMC के, तभी मैं इसी से करा रहा हूँ। आप सिलेबस, आप अगर PMC के सिलेबस देखोगे तो ये रिएक्शंस मेंशन है कि आगे ये रिएक्शन कीजिए, हम पेपर में यही हिसाब से पूछेंगे डॉक्टर बनने के लिए, MBBS के लिए। तो वो बस इसलिए मैंने यही करा है। रिएक्शन तो बहुत सारे और हो सकते हैं, हज़ारों रिएक्शन हो सकते हैं, ना हज़ारों का टाइम है ना तुम करना चाहोगे, तो बेहतर है कि वही करा जाए जो कि बोर्ड वाले कह रहे हैं कि ये कर लो। सही है। तो ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाला इसके अंदर, ठीक है भाई। रिएक्शन वो कराने की ज़रूरत नहीं होती है, पता होता है, इसमें कोई नई बात तो मैं नहीं कर रहा। एडिशन रिएक्शंस में कौन सा 3 मारा आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड बना के, ये तो 9th क्लास से बना रहा था, इसमें कौन सी नई चीज़, ठीक है। तो वो कोई ऐसी मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्स के अंदर है, इसलिए इसको लाजमी याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे MCQs बन सकते हैं। समझ आ रही बात। E कैट का मेरा मसला है कि वो जर्नलाइज पेपर, वो हर चीज़ सिंपल सिंपल। E कैट MD कैट में ये है कि आप सिलेबस फॉलो कर लें, और E कैट में ये है कि हर चीज़ की आप सिंपलिसिटी के साथ, या हर चीज़ को जो है वो आप उसके इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं E कैट के लिए, NED के लिए, बस वो याद रख लें। उसमें कोई सिलेबस आपको रिकमेंड नहीं करे, हाँ, लेकिन पेपर को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि हर एक चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास हो, बेसिक डेफिनेशन हो। और PMC में यह है कि कुछ चीज़ें कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन चूँकि सिलेबस का पढ़ना तो पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन E कैट में वो कभी नहीं पूछा जाता। तो E कैट का सिलेबस शॉर्ट है लेकिन टिपिकल है। E कैट का MD कैट का सिलेबस शॉर्ट है लेकिन टिपिकल है। E कैट का सिलेबस बहुत लॉन्ग है, चूँकि पूरा कोर्स है वो आपके इंटर का, लेकिन आसान होता है, बस ये फ़र्क है। जो कहीं से फ़ायदा देते हैं तो कहीं नुकसान हो जाता है एक तरफ से। जाहिर सी बात है PMC अगर सिलेबस नहीं देती और बोलती भाई कहीं से भी नेशनल करिकुलम से आ सकता है, तो ये मुश्किल हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए इसको अचीव करना। इसके लिए उन्होंने सिलेबस लॉन्च करते हैं, वो इस साल भी लॉन्च करेंगे, जून का बोला था, 5 जून का, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। जून पे तो अब देखते हैं कि टाइम है। वैसे लास्ट टाइम भी 1 महीना पहले ही किया था, पिछली बार 1 महीना पहले किया था, या 15 दिन ही हुए थे, 15 दिन पहले किया था, 15 दिन बाद एग्ज़ाम्स थे। अभी तो फिर भी जून में कर रहे हैं, तो जाके कहीं आगे जाकर एग्ज़ाम। तो पिछली बार इसलिए तो ज़्यादा मसला हुआ था ना MD कैट वालों को, जो कि सिलेबस ही एंड में आया, 15 दिन पहले सिलेबस आएगा तो वो तैयारी कैसे करेंगे। अब वो सब नई बहुत सारी चीज़ें उनको दिख रही थी, बच्चों ने सिंटैक्स के लिहाज से प्रिपरेशन की थी। जब उन्होंने देखा PMC सिलेबस, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिंटैक्स में नहीं होती हैं, तो 15 दिन में तैयारी उनकी कैसे कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट की, तो ये मुश्किल नहीं था। इस वजह से नंबर बड़े कट है लास्ट ईयर की MD कैट में। और ऑफ, अब आपके पास तो बड़ा लंबा टाइम, आपके पास ये बहाना तो नहीं हो सकता कि सर वक्त नहीं मिला मुझे। और ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के और बहुत सारे होते हैं। ये कुछ ओर्स हैं जो कि कुछ ओर्स की बात कर रहे हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट में तो है, सिंटैक्स में नहीं, उन ओर्स को याद रख लें। जैसे हमारे पास और से मराद अल्कली मेटल्स किन किन चीज़ों से हासिल होता है। एक है ट्रोना, कोरोना नहीं है, दैट इज ट्रोना। ट्रोना इस एंड सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और 2H2 है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रोना। ट्रोना इज एक्चुअली एन ओर ऑफ अल्कली मेटल। और से मरा ज़मीन से निकाला जाता है अल्कली मेटल को, इस कंपाउंड की सूरत में निकल सकते हैं। ये सोडियम का ओर है ट्रोना, सोडियम को ट्रोना के ओर की सूरत में निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वाइट। सिल्वाइट कैसे कहते हैं, IT नॉर्मली जब आ रहा होता है तो मिडल नेम में आ रहा होता है, रोर नेम में सिल्वाइट। सिल्वाइट हमारे पास होता है दैट इज़ KCl। सिल्वाइट हमारे पास होता है KCl। पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वाइट कहा जाता है, मिडल नेम इसका, ये कॉमन नेम। इस तरह से एक हमारे पास होता है टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, या उसको सिर्फ हलाइट भी लिखा जाता है। दिस इज सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज सोडियम ओर एज वेल, ठीक है। तो हलाइट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये सब NaCl है, नमक जिसको हम कहते हैं। सॉल्ट पीटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट पीटर। उसके बाद ये पोटेशियम का और है। फिर हमारे पास एक होता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, सोडियम का और होता है ये, सोडियम नाइट्रेट इज चिली सॉल्ट पीटर। उसके बाद होता है एक सोडियम बेरिलेट, ये बेरिलियम का और होता है, सोडियम बेरिलेट। इसमें सोडियम और बेरिलियम दोनों होते हैं, वैसे चीफली इसको बेरिलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकाला जाता है। सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला होता है BeNa2O2, दैट इज सोडियम बेरिलेट, मतलब सोडियम पेरोक्साइड के साथ बेरिलियम के अटैचमेंट है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनमें से कुछ सिंटेक्स में नहीं है, पंजाब की ही बुक में, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रोना है, सिल्वाइट है, हलाइट है, सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम बेरिलेट, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले याद करने हैं जस्ट, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वाइट। अब स्टूडेंट को पोटेशियम क्लोराइड तो सारे जानते हैं, लेकिन सिल्वाइट के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं उसको,
सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, ये नेम्स याद रखने चाहिए आपको, ठीक है। ये ओर्स हैं इसके, वरना बाकी जो कंपाउंड्स हैं ना बच्चे, वो बनाया जाता है, वो ज़मीन से डायरेक्टली नहीं निकलता। जैसे बच्चे कहते हैं सर सोडियम कार्बोनेट, वो क्यों नहीं और में उसको हम डालते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है सॉल्वेबल प्रोसेस के थ्रू, ज़मीन से नहीं निकलता सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ज़मीन से कभी भी नहीं निकलेगा, इसको बनाया जाता है सॉल्वेबल प्रोसेस के अंदर ही, है ना। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको हेसन क्लेवर्स प्लांट से बनाएंगे, ज़मीन से कभी भी नहीं निकलेगा, इसलिए ओर्स में नहीं आ रही है। बच्चे बोलते हैं सर और भी जो कंपाउंड है सोडियम कैल्शियम के, वो भी डाल दें इसके अंदर, तो वो सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो ज़मीन से डायरेक्टली नहीं निकलते। लेकिन इसमें दोनों मिक्स, मतलब अलग अलग नहीं है, सेपरेशन नहीं है, दोनों मिक्स होकर निकल रहे हैं, पूरा फिजिकली कॉम्बाइन हुआ है ये दोनों चीज़ें। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग से नहीं मिलेगा आपको, रिफाइंड सोडियम कार्बोनेट जो सर्फ एक्सेल वगैरह, सर्फ वगैरह में होता है, उस बनाना पड़ता है उसको इंडस्ट्री में, वरना तो बहुत सस्ता पड़ जाता। अब देखो सोडियम क्लोराइड ज़मीन से डायरेक्ट निकल जाता है, उसके रेट बहुत कम होते हैं, नमक बहुत सस्ता मिलता है बनिस्बत सर्फ एक्सेल के, एरियल के, क्योंकि उसको बनाना पड़ता है, तो डिफरेंस है। क्लियर है? बस लिख लिया सबने फॉर्मूले, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स के भी और होते होंगे लिथियम मैग्नीशियम, क्या बाकी एलिमेंट्स के भी और होते होंगे लिथियम, सभी एलिमेंट देखो, और हर एलिमेंट के और होते हैं, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है, हर एलिमेंट्स के और होते हैं सवाए नोबल मेटल्स के। नोबल मेटल्स के अलावा सब के और होते हैं। नोबल मेटल्स में कौन से आ गए हमारे पास? हापा, Hg, Ag, Pt, Au, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो फ्री मेटल्स हैं, नेटिव मेटल्स हैं या नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल, फ्री मेटल या नेटिव मेटल, ये वो होते हैं जो जिनके ओर्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर से निकल जाते हैं। ओर्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज रिएक्टिव नहीं होते। जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर कंपाउंड कैसे बनेंगे ज़मीन के अंदर? तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल ज़मीन पे दबने के बावजूद गोल्ड जो है वो गोल्ड ही रहता है, वो गोल्ड क्लोराइड या गोल्ड सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बनिस्बत इसके सोडियम वगैरह फ़ौरन से वो कंपाउंड बना लेते हैं ज़मीन के अंदर जाने के बाद, इस वजह से उनके ओर्स नहीं होते। बाकी हर एलिमेंट का और है, हर एलिमेंट का और है ना भाई। आयरन का भी और है, हेमेटाइट और है, हमारे पास आयरन पायराइट और है, मैग्नेटाइट और है, बहुत सारे एल्यूमिनियम के ओर्स हैं, बॉक्साइट है, डायस्पोर है, कोरंडम है, इस तरह से गिबिसाइट है, क्रायोलाइट है, फ्लोस्पार है, फेल्सपार है, मिका है, काउलिन है, बहुत सारे हैं ना। इस तरह से कॉपर के भी और हमारे पास है, मेलाचाइट है, एजुराइट है हमारे पास, और हमारे पास कॉपर पायराइट है, चैल्कोसाइट है, चैल्को पायराइट है, बहुत सारे, वो सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओर्स हर एलिमेंट के हैं, हर मेटल के ओर्स होते हैं सवाए नेटिव मेटल, फ्री मेटल या नोबल मेटल्स के, हापा मेटल्स के। बात समझ आ रही है? एक्सट्रैक्शन, अच्छा देखो यार, बड़ी इंडस्ट्री वगैरह बहुत डिटेल में नहीं पूछी जाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सॉल्वे या डाउन सेल। डाउन सेल क्या करता है ये याद रखें, सोडियम को किस तरह से, सोडियम को किस प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करता है नाम याद रखें, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये याद रखें, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो याद कर ले, बाकी पूरा रटने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है उसके अंदर, वरना एप्टीट्यूड और इंटर में कोई खास फर्क रहेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि अब मैं उसको पूरा लिखाऊँ आपको बैठ के, बेटा इन दिस प्रोसेस दिस हैपेंस, ऐसा कुछ नहीं है। क्या याद करना है मैं बता रहा हूँ। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है जब, किस तरह से किया जाता है, सोडियम मेटल को ज़मीन के अंदर से कंपाउंड स्टेट में निकलता है, खास तौर पे सोडियम क्लोराइड की सूरत में निकलता है, NaCl की सूरत में, तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके मोल्टन NaCl को सेपरेट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन मेथड से हम नहीं सेपरेट आउट कर सकते, कार्बन रिडक्शन से नहीं सेपरेट आउट कर सकते ना। अगर हम ये कर लें कि सर NaCl है, हम ऑक्सीजन, हम यहाँ पर कार्बन से रिएक्शन करा लें, तो इधर पर ऐसा हो जाए कि सोडियम अलग हो जाए और ये CCl4 अलग हो जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ज़्यादा आसान तरीका होगा हमारे लिए, ज़्यादा आसान तरीका हो। कार्बन रिडक्शन मैंने बताया था ना, मेटलर्जी के 2 प्रोसेस होते हैं, है ना, कार्बन रिडक्शन मेथड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। तो ये ऐसे क्यों नहीं सेपरेट कर सकते इसको कार्बन रिडक्शन मेथड से? रिएक्टिविटी की वजह से, यस सर यू आर राइट, कि रिएक्टिविटी की वजह से सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कार्बन, वेरी मोर एंड मच मोर रिएक्टिव देन कार्बन। इसकी वजह से कार्बन कभी भी सोडियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। तो दैट्स वाई क्या है ना, ये वाला प्रोसेस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास एक रूल फेल हो जाता है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, तो फाइनली हमारे पास एक ही हल बचता है कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसलिए नमक की इलेक्ट्रोलाइसिस करके ज़िंदगी भर आपने हमेशा पढ़ा है कि नमक सोडियम को अलग करते हैं, कार्बन रिडक्शन से नहीं कर सकते। तो जब NaCl को सेपरेट आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डाउन सेल, एक सेल होता है डाउन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। याद रखें जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें 3 चीज़ें होंगी, एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये याद रखें, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास NaCl होता है, मोल्टन NaCl,
मोल्टन NaCl और उसके साथ थोड़ा सा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड भी मौजूद होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्यों डालते हैं NaCl के साथ? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटी है, जब किसी भी सब्सटेंस इम्प्योरिटी ऐड होती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट डाउन होती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, गिरती है मेल्टिंग पॉइंट। चूँकि NaCl की चूँकि एनी कंपाउंड है और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड को स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री से कम होकर 600 डिग्री हो जाती है, 600 डिग्री, फिर उसके बाद आराम से जल्दी मेल्ट हो जाता है ये। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है पूरा, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर है पूरा NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का। और एनोड कैथोड यहाँ पर क्या होता है ये देख लें कि कैथोड एनोड जो हमने लगाया होता है ग्रेफाइट का एनोड होता है, ग्रेफाइट का एक रॉड बीच में लगा होता है, तो ग्रेफाइट का ये एनोड हम लगाते हैं। और कैथोड क्या होता है, कैथोड ये चारों तरफ इसके स्टील की जो है ना, एक कह लो कि एक सर्कुलर जो है वो एक रॉड गई हुई होती है, एक सर्कुलर स्टील पाइप भी होती है, पूरा गोल है। क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिखा रहा हूँ इसलिए आपको गोल नहीं दिख रहा, वरना ये पूरा यहाँ से ये पूरा गोल है, हर चीज़ ये भी गोल है ना, उसके चारों तरफ ये गोलाई में। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल स्टील कैथोड कहलाता है, स्टील का बना हुआ कैथोड होता है। एनोड जो है वो बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट भी। और इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में NaCl और कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करके 800 से 600 कर देता है, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, पास करने पर आप जानते हैं क्या होगा, अब ये Na+ और Cl- है ना, Na+ है Cl- है, तो Na+, अब ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। तो Na+ जाएगा एनोड के पास, ग्रेफाइट, सॉरी एक मिनट, एनोड यहाँ पर, एनोड तो पॉजिटिव होता है ना, कैथोड नेगेटिव है, सॉरी। तो Na+ Cl-, तो Cl- आपके पास जाएगा कहाँ पर, एनोड पर, और ग्रीन कलर की गैस यहाँ से बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ग्रीन कलर की गैस होती है क्लोरीन। और सोडियम मेटल आपके पास कहाँ जाएगा, सिलेंड्रिकल स्टील कैथोड के पास जाएगा, और यहाँ से हम इसको पाइप्स के थ्रू यहाँ से उसको सोडियम को यहाँ से हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो सिंपल है। तो अब क्या पूछ सकते हैं आपसे, क्या चीज़ें आस्क हो सकती हैं एप्टीट्यूड लेवल के अगर लिहाज से पूछा जाए, तो सोडियम मेटल को किस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डाउन सेल से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर होता है NaCl और कैल्शियम क्लोराइड। कितना टेम्परेचर कम करता है, 800 से 600 करता है। एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। कैथोड किसका बना होता है, सर्कुलर स्टील, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टील या सर्कुलर स्टील का जो है कैथोड आपके पास बना होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें जो है वो आपसे इसमें पूछते हैं। सेपरेशन, अच्छा अलग अलग कंपार्टमेंट में क्यों किया जाता है रिएक्शन, ये सेपरेशन करके, ये अलग जगह पर क्लोरीन और एक जगह अलग जगह पर सोडियम निकल रहा होता है, क्योंकि दोनों रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्शन करके अगेन NaCl की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर रिएक्शन करा जाता है। बस और कुछ याद नहीं करना है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसको बैठकर। इन दिस प्रोसेस देयर आर 2 फला धिमका, ये सब कुछ नहीं, समझ आ गई बात। और डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है भाई, डायग्राम नहीं पूछेंगे आपसे एप्टीट्यूड में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाउन सेल, वो MCQs होगा, टिक करना होगा। ये नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्राम ऑफ डाउन सेल, ऐसा कोई सवाल नहीं आता है कि 4 डायग्राम बनी होगी, सही डायग्राम कौन सी है। तो डायग्राम बस आपकी अपनी नौयत के लिए, इंटर में एकेडमिक के अंदर आपको ये काम आएगा, एप्टीट्यूड में कोई काम नहीं है डायग्राम का, किसी भी सब्जेक्ट में कोई काम नहीं है डायग्राम का। हाँ ठीक है, ग्राफ्स वगैरह यूज़ हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से नहीं। फिजिक्स में आते हैं ग्राफ वगैरह वाले सवाल आ गए, लेकिन केमिस्ट्री में तो नहीं आता इस तरह का। हाँ वो डायग्राम्स तो नहीं, स्ट्रक्चर्स बने हुए आएंगे ऑर्गेनिक पोर्शन में, वो थोड़ा सा लगता है डायग्राम टाइप के सवालात, वरना नहीं, कोई डायग्राम जैसे और कोई चीज़ नहीं होती उसके अंदर। आगे बढ़े, समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास अभी जो है वो NaCl था, तो ये सेम। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है, सेकंड कंपाउंड हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। इसको बनाना किसके थ्रू, सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे हम आते हैं इंडस्ट्री में। तो सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि PMC सिलेबस के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, चूँकि हर एक बोर्ड की इंडस्ट्री डिफरेंट है। फेडरल में अलग इंडस्ट्री है, पंजाब में अलग इंडस्ट्री है, KP के बोर्ड में अलग इंडस्ट्री, सिंध में अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इंडस्ट्रीज़ लेवाइज क्या होता है कि तो हर सूबे ने ना अपने प्रोडक्शन के लिहाज से बुक के अंदर डाला है। जैसे सिंध के अंदर फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये तो उसके लिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में, और इस तरह से फर्टिलाइज़र जिन चीज़ों से बनता है, नाइट्रिक एसिड हो गया हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारे पास, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब पंजाब में अलग चीज़ें बनती हैं, उनकी किताब में अलग चीज़ है, KP के में अलग चीज़ें बनती हैं, किताब में अलग चीज़ है। तो इंडस्ट्री तो मेल नहीं खा सकते सबकी एक साथ, कि हमें कॉमन सिलेबस इंडस्ट्री का बना दें। इसलिए क्या किया है कि PMC ने इंडस्ट्री को हटा दिया पूरी तरह से। उन्होंने बोला कि जस्ट आप ग्रुप ट्रेंड्स को सही से पढ़ लें। बाकी ECAT का ये है कि सिंध में सिर्फ हो रहा होता है, NED का टेस्ट कभी भी पंजाब वाले या उसके नहीं देते हैं कहीं से भी, तो सिंध में ही होता है। तो इसकी वजह से वो सिर्फ सिंध के बुक को इनकम पास करते हैं, उसी का फॉलो करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस जिसके थ्रू हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखो फॉर्मूले में वेरिएशन है। अगर हम Na2CO3 लिखें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कॉमनली क्या कहते हैं इसको, कॉमन है
सोडा ऐश, सही है। सोडियम बेस्ड कंपाउंड सारे सोडा कहलाते हैं। जिस भी कंपाउंड में सोडियम है वो सोडा है, चाहे वो कास्टिक सोडा कोई भी सोडा। अच्छा, अगर इस Na2CO3 के साथ अगर हम H10H2 लगा दें तब ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास? देन नाउ दिस इज कॉल्ड द वॉशिंग सोडा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोडा ऐश एंड वॉशिंग सोडा, बिकॉज इन सोडियम कार्बोनेट देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज इट इज एनहाइड्रस इन नेचर। ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस नेचर का होता है, इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होती है। जिसके जब हम बात करें वॉशिंग सोडा की तो इट इज़ डीकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बिकॉज इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सही है। तो सोडियम वॉशिंग सोडा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जबकि आपके पास सोडा ऐश एक एनहाइड्रस सॉल्ट है। एनहाइड्रस मतलब विच कंटेन्स नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एक सिंपल सा फिनोमेना है कि जो भी चीज़ एनहाइड्रस होगी वो एमॉर्फस भी होगी। जो भी चीज़ एनहाइड्रस है वो अमॉर्फस भी है, और जो भी हाइड्रेटेड है वो क्रिस्टलाइन भी है। ठीक है। समटाइम्स एक्सेप्शन होती है ऐसी, तो इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन तो हो गई। समटाइम्स इस तरह की एक्सेप्शन होती है कि हमारे पास कंपाउंड जो है वो एनहाइड्रस होता है फिर भी क्रिस्टलाइन हो जाता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl एक एनहाइड्रस कंपाउंड है लेकिन क्रिस्टलाइन नेचर का, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। नमक में कहाँ होती है फॉर्मूले में? बचपन से नहीं पढ़ा, NaCl ही पढ़ा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट सॉल्वे, उन्होंने इस प्रोसेस को बताया था, एंड ही वॉज अ बेल्जियन केमिस्ट। एक बेल्जियन केमिस्ट यहाँ लिखा हुआ भी है, अर्नेस्ट सॉल्वे ने इस प्रोसेस को बताया था, बेल्जियन केमिस्ट थे। केमिकल फार्मूला एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास Na2CO3 होता है, उसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। डीकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और उसका फार्मूला ये होता है, उसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वो सारी बात मैंने बता दी। रॉ मटेरियल्स इस प्रोसेस के लिए क्या होते हैं वो याद रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल्स में लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। ब्राइन होता है, ब्राइन इज एक्चुअली NaCl एंड वाटर, खारा पानी ब्राइन। अमोनिया गैस होती है NH3। तो अमोनिया गैस, ब्राइन, लाइमस्टोन, ये तीन चीज़ें होती हैं। दे आर एक्चुअली द, कोई बात नहीं आगे, तीन चीज़ें हैं। तो जो क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स में से। ऑन कर देता हूँ, लिखना है 2 मिनट। लिख लिया भाई सबने? पॉइंट नंबर क्या? 1 टाइम। चूँकि आप जानते हैं अमोनिया गैस को सिर्फ हम इसमें एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बार बार खुद ही मिलता है, रिकवरी हो जाती है अमोनिया की। दैट्स 1 टाइम यूजेज है। सॉल्वे प्रोसेस को अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि अमोनिया इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस जो हम देख रहे होते हैं, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, सॉल्वे प्रोसेस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। फिर वही बात है, डिटेल में नहीं, जितना बता रहा हूँ ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम मतलब आप उसका 50% भी आपको याद रहे तो दैट्स इनफ। क्योंकि जस्ट मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ एक तरह से। स्टेप्स हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के। सबसे पहले अच्छा स्टेप्स होते हैं हमारे पास, तो ये डायग्राम यहाँ पर जो है वो मैंने बनाई हुई है। इस डायग्राम को अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक अमोनिएटिंग टावर होता है। इसमें ब्राइन की अमोनिएशन होती है ना, ब्राइन है, उसकी अमोनिएशन होती है। ब्राइन में अमोनिया गैस को ऐड करते हैं, अमोनिएटेड ब्राइन बनता है। कोई रिएक्शन नहीं होता केमिकली, फिजिकली मिक्सिंग होती है। वो अमोनिएटेड ब्राइन आगे आता है किसके अंदर भाई? एक हमारे पास टावर होता है बड़ा, सॉल्वे टावर जिसको हम कहते हैं, इसको कार्बोनेटिंग टावर भी कहते हैं। सॉल्वे टावर के अंदर अमोनिएटेड ब्राइन आता है, यहाँ पर रिएक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्शन करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक लाइम क्लीन होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर सॉल्वे टावर के अंदर, इसके अंदर हम भेज देते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारे पास कि सॉल्वेट टावर के अंदर हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, इसका एक मिक्सचर हम तैयार कर लेते हैं। और ये एक मिक्स होता है, दोनों साथ में मिला हुआ होता है, इसको हम सलज कहते हैं। ये सलज कहलाता है। अब उस सलज को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। ये सलज आगे जाता है फिल्टर में, यहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन होती है, दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, NH4Cl अलग हो जाता है, NaHCO3 अलग हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को भेज देते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर, हीटिंग करने के लिए, हीटर में, जहाँ पर इसकी हीटिंग होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश। बाद में उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके उसको वाजिब सोडा बना लेते हैं। और जो आपके पास इसमें से यहाँ से फिल्टर में से NH4Cl अलग होता है, उसको अमोनिया रिकवरी चेंबर में भेज देते हैं, जहाँ वो NH4Cl और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से है, जो ये वाला हमारे पास ये बचा था, तो वो उसको वाटर ऐड करेंगे इसमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये NH4Cl साथ में रिएक्शन करके अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्दर बार बार प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें जो चीज़ याद रखने की सिंपल सी बात कि क्या चीज़ याद रहना चाहिए। अब तो प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, 4 पेज का प्रोसेस है। अब इसके अंदर मेन चीज़ है ना कि आपके पास रॉ मटेरियल क्या है वो याद हो जाए, ठीक है। अमोनिएटेड ब्राइन किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ब्राइन और अमोनिया का मिक्सचर होता है, अमोनिएटेड ब्राइन। सबसे इंपॉर्टेंट टावर कौन सा इस प्रोसेस का, तो सॉल्वेट टावर, जिसको कार्बोनेटिंग टावर भी कह सकते हैं। ये एक पॉइंट याद रखें। सॉल्वेट टावर के अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्वेट टावर के अंदर स्लज की फॉर्मेशन हो रही है। स्लज किन जो चीज़ों से मिलता है, स्लज बनता है NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से। इन दो चीज़ों से जो है वो आपका स्लज तैयार होता है, स्लज बनता है, स्लज मिक्सचर होता है। स्लज को फिल्टर में सेपरेट करते हैं। कौन से टाइप का फिल्टर लगा होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है रोटरी ड्रम, रोटरी ड्रम फिल्टर। रोटरी ड्रम फिल्टर क्या करता है, स्लज के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर देता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है और NH4Cl आपका अलग हो जाता है। अच्छा, हीटर के अंदर क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की, और वो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली एक और नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, वो कहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन उसकी होती है, किलिन, किल्न होता है, लाइम किल्न या सिर्फ किल्न कह सकते हैं, KILN, वहाँ पर उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। अमोनिया वापस कहाँ मिलता है, अमोनिया रिकवरी चेंबर में मिलता है। वहाँ पर कौन से जो चीज़ जाकर मिलता है, अमोनियम क्लोराइड जाकर मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाकर मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका किल्न से आ रहा है और अमोनियम क्लोराइड आपका फिल्टर से आ रहा होता है। बस दैट्स इट। ये चीज़ें याद रखें, तो जो मैं बताया हूँ ये मैक्सिमम है, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना याद करने पर तो इंटर में बना जाता है, ये ज़्यादा याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर भी इसलिए कि चलो कोई रिस्क फैक्टर आपका रिमूव हो जाए, वरना नॉर्मली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत कम इंडस्ट्रीज़ वगैरह डिस्कस किया जाता है। मैंने बताया था PMC में तो है ही नहीं, और NAD में भी इंडस्ट्रीज से सवालात कम बनते हैं, फॉर्मूले से ज़्यादा बना रहे हो। जो कि इतना बड़ा टॉपिक है ना, वो बच्चे को परेशान करने वाली बात है उसके अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत डिटेल्ड होती है ना, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर बात करें बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर होती हैं उसके अंदर, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जब हम सामने खड़े होते हैं तो फिर हमें पता होता है कि ये चीज़ क्या हो रही है, कैसे हो रही है, सही है ना भाई। तो इस वजह से इससे सवालात कम उठाए जाते हैं, बट फिर भी जो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हम हमेशा तैयार रहते हैं, हर तरह के चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, बोलो, सवाल करो। फर्स्ट स्टेप में कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया, वाटर और NaCl ये साथ में जस्ट मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई खास रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। स्टेप 2 में जाकर, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में रिएक्शन किससे कर रहे हैं, ये कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव स्पीशीज इनके लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, ये पहले रिएक्शन कर रहे हैं आपके पास NH3 और वाटर से आपस में, तो ये अभी भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो रिएक्शन कर रहे हैं CO2 से। पहले उन्होंने CO2 से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया, देन ये रिएक्शन किया NaCl के साथ आपस में, तो उनके रिएक्शन यहाँ पर भी कहीं पे भी नहीं हो रहा है, सही है। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन करना है तो सवाल करें जल्दी जरा। क्लियर है भाई, चीज़ें सिंपल है सब। फिर बताएं, बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर डायग्राम चेक करो तो अमोनिकल ब्राइन आगे जा रहा है। तुमने ये यूट्यूब से देखा था ना, ये वाला लेक्चर चैप्टर 3 में तुमने पढ़ा है मुझसे? नहीं पढ़ा ना, तभी मसला डिटेल्ड है। बाकी स्टूडेंट्स मतलब आप
डिटेल लेक्चर देखना, उसमें आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कैसे हुआ ये काफ़ी लंबा है, पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास लगती है इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है? बहुत डिटेल में नहीं जाना, जितनी बात मैंने बताई उतनी चीज़ें याद रखें जस्ट, ठीक है। फॉर्मूले, स्ट्रक्चर्स, ये सब रिएक्शंस यहाँ नहीं आते कि राइट डाउन द रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्वेट आवर, ऐसा कोई सवाल नहीं बनता। तो ये मुश्किल बहुत चीज़ हो जाएगी ना, ऐसे तो फिर पूरी केमिस्ट्री रटनी पड़ जाएगी आपको टू जेड। सोडा ऐश के इस्तेमाल क्या हैं? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। भाई आप जानते हैं वाटर 2 तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है ऐसा। क्या फ़र्क है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में? हाँ भाई वाटर 2 तरह का है, सॉफ्ट एंड हार्ड। क्या फ़र्क है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में? हार्ड वाटर हम खारे पानी को कहते हैं, सॉफ्ट वाटर मीठा पानी होता है। खारे पानी से हम कपड़ा नहीं धो सकते एफिशिएंटली, मीठे पानी से कपड़ा धोया जा सकता है। खारे पानी को, हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉफ्ट वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वाटर जो होता है वो साबुन के साथ मिलकर झाग बना लेता है, सॉरी सॉफ्ट वाटर जो है, सॉफ्ट वाटर पानी से मिलकर झाग बना लेता है, साबुन के साथ मिलकर झाग बना लेता है। लेकिन हार्ड वाटर जो है वो साबुन के साथ, साबुन मिला दो हार्ड वाटर में तो वो कोई झाग नहीं बनाता, खारा पानी झाग नहीं बनाता। डिटर्जेंट्स सबके साथ झाग बना लेता है। डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं, क्योंकि जब हम डिटर्जेंट्स का टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि डिटर्जेंट्स किस तरह से हार्ड वाटर में भी एक्शन करते हैं। लेकिन साबुन या सोप वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, उसके केक्स बन जाते हैं, जब वो फट जाता है फ्लेक्स बन जाते हैं उसके, तो वो अलग डिटेल है कि ऐसा क्यों होता है। अब हार्ड और सॉफ्ट वाटर है, पानी हार्ड होता है क्यों है? हार्ड होने की, अच्छा याद रखिएगा कि पानी हार्ड NaCl की वजह से नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पानी में NaCl आ जाता है तो फिर वो हार्ड हो जाता है, पानी में नमक आ जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप खारा पानी पिएं और 1 गिलास पानी में नमक मिलाकर पिएं, आपको दोनों का टेस्ट अलग मिलेगा। खारे पानी का टेस्ट नमकीन पानी जैसा नहीं होता है, उसका अलग सा टेस्ट होता है खारे पानी का, क्योंकि उसमें सिर्फ NaCl डिज़ोल्व नहीं होता, NaCl के अलावा इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में हार्डनेस कॉज करती हैं। अब हार्डनेस जो है वो 2 तरह से हो सकती है, हार्ड वाटर 2 तरह से हो सकते हैं। एक हमारे पास होता है टेम्पोररी हार्ड वाटर, टेम्पोररी हार्डनेस होती है, और एक हमारे पास परमानेंट, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पोररी हार्डनेस भी होती है, परमानेंट हार्डनेस भी होती है। टेम्पोररी हार्डनेस किस वजह से आती है? कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ये टेम्पोररी हार्डनेस कॉज करता है। टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब ये होता है कि आप पानी कुछ वक्तों के बाद खुद ही सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, करने की ज़रूरत नहीं है आपको कन्वर्ट, आप छोड़ दो उसको, कुछ दिनों में, महीनों में वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। और एक होता है परमानेंट हार्डनेस, ये कभी भी सॉफ्ट नहीं होता जब तक कि उसको सॉफ्ट किया ना जाए खुद ही, ठीक है। किया तो दोनों को जा सकता है सॉफ्ट, लेकिन खुद से कौन सॉफ्ट होता है उसके बुनियाद पर टेम्पोररी और परमानेंट की इनके नाम दिया जाता है। परमानेंट हार्डनेस कब होते हैं? जब कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है आ रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई एक आपके पास जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास टेम्पोररी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है। टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इसका कि आप बॉइलिंग कर लें, उबाल लें इसको, और एक तरीका हमारे पास कहलाता है क्लार्क्स मेथड। साइंटिस्ट का नाम है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क बोलता था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दो चूना, तो पानी में से जो खारापन है वो ख़त्म हो जाता है। पुराने ज़माने में खारे पानी को मीठा करने के लिए कुएँ वगैरह में चूना डाल दिया जाता था। कुएँ में खारा पानी निकला तो चूना डाल दिया, तो पानी कुछ दिनों या कुछ देर के बाद ही वो मीठा तो नहीं हो जाता था, सॉफ्ट कम से कम हो जाता है, कपड़े धो सकते थे उससे। कड़वा हो जाता था लेकिन चूने की वजह से, बट सॉफ्ट ज़रूर हो जाता था। उसके ज़रूरी नहीं कि हर सॉफ्ट वाटर पी भी सकें, सॉफ्ट वाटर का टेस्ट अगर फाउल हो तो फिर उसको नहीं पी सकेंगे। परमानेंट हार्डनेस को, अब ये परमानेंट हार्डनेस पानी में ये सब डालेंगे तो जाकर आएगी, ये नेचुरली पानी में मिल जाता है। क्या? बिल्कुल हो जाता है। एंड अब जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, जब हार्ड वाटर को जब सॉफ्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में बाहर आ जाता है। जैसे कि आपके पास जब आप पानी उबालते हैं ना, पानी उबालने पर आपको पतीली के चारों तरफ वाइट कलर का चिपका हुआ दिखेगा, दिखता है, तो वो क्या है? वो
कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इंप्योरिटी है, वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में बाहर निकल जाता है आपके सामने, समझ गए। तो वो बॉयल करने से भी पानी की हार्डनेस खत्म हो जाती है, तभी तो। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 3 तरीके होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये काम कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से ये काम किया जा सकता है, और एक जियोलाइट मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड, तो जियोलाइट से किया जा सकता है। ये हमारे डिटेल टॉपिक नहीं है, फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जो हार्डनेस आ रही है वाटर के अंदर, वो हार्डनेस आती किस वजह से? ये नेचुरली आती है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब कभी इस तरह से जब दरिया वगैरह से जब पानी आ रहा होता है, ठीक है, तो दरियाओं से जब पानी आ रहा होता है तो वो, या कुएं ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा होता है, तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ज़मीन के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सारे हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, ज़मीन पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी तादाद में होती है, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो पानी में ज़्यादा जब मिकदार में ये मिल जाता है तो फिर हार्डनेस कॉज हो जाती है। ये नेचुरली कॉजिंग होती है, जब पानी जब दरिया से बहते हुए या किसी और जगह से बहते हुए जा रहा होता है और जहाँ पर इनकी कंटेंट ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता खारा पानी आना शुरू हो जाता है, और जब ये जाकर समंदर पे गिर रहा होता है तो बहुत खारा हो चुका होता है। मिसाल के तौर पे जैसे दरियाई सिंध है, रिवर इंडस है, तो रिवर इंडस जो है वो आपके पास वो पहाड़ियों से निकलता है, कश्मीर की पहाड़ियों से होते हुए गुजरते हुए आता है, तो उस वक्त जब पंजाब से गुजरता है तो उस वक्त बिल्कुल उसका मीठा पानी होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जब सिंध में आता है तब भी सिंध में ही मीठा ही पानी होता है, बट सिंध में क्या होता है कि आगे जाने के बाद इतने ज़्यादा वो अपने अंदर नमकियात को डिज़ोल्व कर लेता है कि जब वो दरिया गिर रहा होता है कहाँ पर, कराची में तो नहीं, मतलब रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के इलाका जो रन कच्छ कहलाता है, तो रन ऑफ कच्छ में जब ये गिर रहा होता है, डेल्टा बनाते हैं रिवर इंडस यहाँ पर अपना, तो वहाँ पर बिल्कुल खारा पानी होता है, मार्शी एरिया टाइप के पूरी ज़मीन है वो, ठीक है। तो वो खारा हो चुका होता है उस वक्त। उसके बाद जब वो समंदर में गिरता था, वो समंदर का पूरा पानी खारा रहता है। तो वो क्या होता है कि जो भी है ना, कि जब वो अपनी जर्नी के दौरान जब दरिया पानी लेकर आ रहा होता है तो वो डिज़ोल्व करते हुए मिनरल्स को आ रहा होता है बहुत सारे, और एट द एंड अपनी जर्नी के एंड में उसके अंदर इतना ज़्यादा नमकियात डिज़ोल्व हो जाती है कि वो पानी खारा हो जाता है। अब रन ऑफ कच्छ में दरियाई सिंध का पानी पिएंगे बिल्कुल खारा आपको मिलेगा। यही दरियाई सिंध का पानी आप जो है कश्मीर या फिर झेलम में जाकर ये डिफरेंट और जगहों से पीते हुए जाएंगे तो बहुत मीठा मिलेगा आपको। तो ये डिपेंड करता है हर दरिया में दुनिया के साथ। डेल्टा जहाँ पर बन रहा होता है वहाँ पानी खारा हो जाता है, डेल्टा जहाँ पर वो दहाना बनाते हैं अपना, ये सब जियोग्राफी के अंदर आती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो इस तरह से टेम्प्रोरी हार्डनेस कब होगी? अब ये कोइंसिडेंस इत्तेफाक है, कहीं पर ये कंटेंट ज़्यादा होता है, कहीं ज़मीन पर ये ज़्यादा होता है। अगर ये मिल गया तो टेम्प्रोरी हार्डनेस हो गई है, क्योंकि ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये मिल गया तो परमानेंट हार्डनेस खुद ख़त्म नहीं होगी अब तक आप ख़त्म ना करें मेथड से। इनको भी आप चाहे जल्दी, आप मिसाल के तौर पर खुद ख़त्म होने में 10-15 दिन लग रहे हैं, तो आप उसमें ये बॉइलिंग कर दो, ये कर लो, तो 5 मिनट में 10 मिनट में ये हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ रही है? ये बाकी किस तरह से होता है ये डिटेल, इसमें सिंपल ये चीज़ होती है ना, ये सारे सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्युबल बाइकार्बोनेट है, ये सॉल्युबल क्लोराइड्स हैं, ये सॉल्युबल सल्फेट्स हैं, ये सारे सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाते हैं। तो पानी को छानने से, फिल्टर करने से भी जो है ना हार्डनेस ख़त्म नहीं हो रही होती है। तो इन तमाम प्रोसेस में होता क्या है कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की सूरत में बाहर आ जाती हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, पानी उबाल दिया तो बाहर क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल है, छलनी कर दिया, छान लिया, अलग हो गया हार्डनेस, ठीक है। तो वो सारा फिनोमेना जो है ना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस का फिनोमेना इसी चीज़ पर बेस करता है कि आपको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को इनसॉल्युबल की सूरत में सेपरेट कर देना। अब वो इनसॉल्युबल ऐसे कि बाकी पूरे रिएक्शन इसके वो डिटेल आपके टॉपिक नहीं है, वो बोरिंग हो जाएगा काफ़ी, उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा फंडा समझ लेंगे, फंडा क्या था इसका, ठीक, क्लियर है। अच्छा, ये यूजेस में पहला यूज़ बेसिक्स जाने, बस सिर्फ डिटेल में नहीं जाए, टाइम ज़या करना है डिटेल में जाने का, मतलब एप्टीट्यूड में, ठीक है। यूजेस ऑफ सोडा ऐश, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैंने दिखा दिया। डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं। वाटर गिलास बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वाटर गिलास किससे कहते हैं? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, दिस इज कॉल्ड वाटर गिलास। वाटर गिलास बनाने में इस्तेमाल होता है, सोडियम सिलिकेट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड होता है, ये ग्लास टाइप लिक्विड होता है, इसलिए वाटर गिलास कहते हैं। ग्लासी टाइप का, जैसे होता है ना कि जेल टाइप का होता है, बिल्कुल ग्लासी टाइप का शेप लगता है, दैट्स वाई इसको वाटर गिलास कहा जाता है। कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट का सिलिका से रिएक्शन करने पर, सोडियम कार्बोनेट और सिलिका हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम सिलिकेट, दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर गिलास। और वाटर गिलास कब बनता है? सोडियम कार्बोनेट और सिलिका के रिएक्शन से। क्लियर? ये यूजेज समझ में आए? इस यूजेज क्या कहाँ का इस्तेमाल? 3 यूज है। आगे बढ़े। ये
ये सब इंटरमीडिएट अगर आपने सेकेंडरी में चैप्टर पढ़ लिया तो आपको उसमें पता होगा। ठीक है, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, मतलब स्लाइड आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, एक और इंडस्ट्री हमारे पास आती है, 3 से 4 मिनट में इंडस्ट्री कवर करना है भाई। कास्ट एंड कैलनर सेल, बहुत बोरिंग है, टाइम ज़ाया होगा, जल्दी जल्दी करना है। आएगा भी नहीं, क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब एमडी कैट में तो नहीं आएगा, एनईटी में आएगा तो थोड़ा सा जतन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? NaOH को। NaOH इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। सोडा बेस्ड कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सोडियम जिसमें होगा वो सोडा है। कास्टिक हमारे पास 2 है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटैश है। कास्टिक सोडा NaOH है, कास्टिक पोटाश KOH है। ठीक है, और सोडा सोडियम बेस्ड कंपाउंड को कहा जाता है। कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब आप जानते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको? 2 तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक चैप्टर 3 में, एक चैप्टर 4 में प्रिपेयर करते हैं। चैप्टर 3 में कास्ट एंड कैलनर सेल से और चैप्टर 4 में नेल्सन सेल से। नेल्सन सेल से भी बना सकते हैं, कास्ट एंड कैलनर सेल से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ये वाला तरीका बैंड हो चुका है, नेल्सन सेल अब तक चल रहा है। इसके बैंड होने की वजह मरकरी यूजेज। मरकरी इज अ टॉक्सिक केमिकल, मरकरी इज अ टॉक्सिक एलिमेंट। तो मरकरी इस्तेमाल करने की वजह से इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि मरकरी पानी में जब मिलता है तो एक्वेटिक लाइफ को और फ्रेश वाटर को नुकसान पहुंचाता है। तो एनवायरमेंटली एक जो है वो एक हार्मफुल एलिमेंट है मरकरी, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। कास्ट एंड कैलनर 2 साइंटिस्ट का बनाया हुआ था। सेम ये चीज़ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, 2 कंपार्टमेंट है, लोअर कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोलाइट आपका अपर कंपार्टमेंट में मौजूद है। अपर कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट है, और वो क्या, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ होती है? फ्रेश ब्राइन। जो ब्राइन हमारे पास, इसमें दोबारा से NaCl हमारे, अच्छा डाउन सेल में ब्राइन इस्तेमाल नहीं किया जाता, डाउन सेल में मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता है, और यहाँ पर ब्राइन है। तो ब्राइन इज एक्चुअली ना एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। ब्राइन डाला गया अपर कंपार्टमेंट में, उसी में पे डिप कर दिया गया टाइटेनियम के ब्लॉक्स को, और बैटरी का प्लस से जोड़ दिया, टाइटेनियम का हमारे पास एनोड हो गया। ठीक है, उसके बाद लोअर कंपार्टमेंट में एक पाइप चल रही है, सर्कुलर पाइप, जिसके अंदर मरकरी फ्लो कर रहा है। ये पंप मरकरी को फ्लो कर रहा है, मरकरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, और जब इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मरकरी का कैथोड। इसी को मूविंग मरकरी कैथोड कभी कहा जाता है। मूव कर रहा है ना ये, इस तरह से ये मूव करेगा। लोअर कंपार्टमेंट में आपके पास ये डब्बा मौजूद है, डब्बे को बोलते हैं डिन्यूडर। ये बॉक्स है, दिस इज द डिन्यूडर। डिन्यूडर में क्या होता है कि NaOH की प्रोडक्शन होती है। डिन्यूडर के अंदर एक ग्रेफाइट ब्लॉक है और पानी मौजूद है। ठीक है, जब करंट पास करते, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। Cl- यहाँ पॉजिटिव टाइटेनियम एनोड पर जाते हैं, कुलीन गैस बाहर निकल जाती है, ग्रीन कलर की गैस। कुलीन गैस भी प्रिपेयर किया जा सकता है कास्ट एंड कैलनर सेल से, इसका मतलब ये हुआ। और सोडियम जो है वो जाता है इस पाइप के अंदर, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है। सोडियम मरकरी से मिलता है, क्या बनाता है? एमलगम। सोडियम मरकरी से मिलता है, केमिकल रिएक्शन तो करेगा नहीं, बिकॉज 2 मेटल्स नेवर केमिकली रिएक्ट टुगेदर। तो व्हाट दे विल डू, दे फॉर्म अ मिक्सचर। वो एक मिक्सचर बना लेते हैं, सोडियम मरकरी एक अलॉय बना लेते हैं। तो अलॉय है, इस अलॉय इज एक्चुअली अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, और इस अलॉय को हम लोग बोलते हैं एमलगम। एमलगम सिर्फ सोडियम का नहीं होता, और भी कंपाउंड्स के एमलगम हो सकते हैं। लेड का एमलगम हो सकता है, टिन का एमलगम हो सकता है। जैसे कि टिन की एमलगमेशन हम इस्तेमाल करते हैं मिरर मेकिंग में, आईना बनाने के लिए। पुराने वक्तों में एमलगमेशन प्रोसेस से आईने बनाया करते थे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो एमलगम बहुत सारे हो सकते हैं। एमलगम हर वो अलॉय जिसमें मरकरी हो, वो एमलगम है। जैसे हर वो अलॉय जिसमें आयरन है वो स्टील है, अब वो स्टेनलेस स्टील हो, बहुत कोई भी स्टील हो। इस तरह हर वो अलॉय जिसके अंदर आपके पास मरकरी होगा वो आपके पास एमलगम कहलाएगा। तो सोडियम इस मरकरी के साथ मिलकर एमलगम बना के जाता है डिन्यूडर में। डिन्यूडर में सोडियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, और अभी हमने पढ़ा था क्लास के शुरू में, सोडियम पानी में रिएक्शन करने के बाद NaOH बनाता है, NaOH बाहर। समझ में आ गई बात? कैसे हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ब्राइन है। एनोड क्या है? टाइटेनियम का बना हुआ है। कैथोड क्या है? मरकरी, जिसको पंप से घुमा रहे हैं। तो आयनाइजेशन हुई, क्लोरीन आपको एनोड पर मिल गया, और एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर मिला, चूँकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहाँ पर, और सोडियम रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन करा कहाँ पर? मूविंग मरकरी कैथोड पर। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम मेटल मिक्स हो गया किसके साथ? मरकरी के साथ, बना एमलगम। ये एमलगम घूमते घूमते गिरा डिन्यूडर में जाकर, और डिन्यूडर में पानी है, पानी में गिरा डिन्यूडर में पानी है, पानी में गिरा जाकर क्या? एमलगम, सोडियम मरकरी एमलगम
अब मरकरी तो हापा मेटल है, रिएक्शन करेगा नहीं पानी के साथ, तो कौन रिएक्शन करेगा पानी के साथ? सोडियम। पानी से रिएक्शन करेगा, NaOH बनेगा, कास्टिक सोडा बाहर। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ? और प्रोसेस तो बहुत बड़ा, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें इस प्रोसेस के बारे में। बाकी एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का कि इसमें 2 चेंबर अलग अलग बनाए गए हैं। ये अलग चेंबर, अपर और अपर कंपार्टमेंट में क्लोरीन बन रहा है, लोअर कंपार्टमेंट में क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों ऐसा कर रहे हैं? चूंकि NaOH और Cl2 साथ में रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaOCl बना लेता है प्लस H2O, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसको हम कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना लेता है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सेपरेट रखते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में रिएक्शन कराते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया, क्लोरीन गैस और NaOH को अलग अलग सेपरेट चैप्टर में कौन बना रहा है? सेपरेट कंपार्टमेंट में बना रहे हैं, विच अवॉइड्स द रिएक्शन बिटवीन देम, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच का रिएक्शन अवॉइड हो रहा है। हाइपोक्लोराइड फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। हाइपोक्लोराइड इज OCl, दैट इज हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। डिसएडवांटेज क्या है? मरकरी के इस्तेमाल की वजह से ये फ्रेश पानी को, एक्वेटिक लाइफ को मार देता है, ये ख़राब कर देता है, इसलिए इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है। क्या बनाने के लिए बैन कर दिया गया है? NaOH को बनाने के लिए बैन कर दिया गया। कुछ सवाल? पंप का काम घुमाना है मरकरी को, मरकरी तो लिक्विड है ना। अब पंप क्या करे? अगर सोडियम मिल गया यहाँ पर आके उसके साथ, अब डिनोमीटर में कैसे जाएगा ये? तो जो यहीं रहेगा ना, तो पंप क्या करे? घुमा रहे इसको ताकि डिनोमीटर में जाए। और कोई सवाल? एनी मोर को समझ में आ गया? रिएक्शंस को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सेल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। बस ये पता होना चाहिए कि एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एनोड पे क्या मिल रहा है आपको? क्लोरीन। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कास्टर कैलनेट सेल में कैथोड पे आपको क्या ऑब्टेन होता है? सोडियम, जो मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। यार इतना याद होना चाहिए बस। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालने के लिए। समझ में आ गई बात? वरना एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं बन पाता पूरे पाकिस्तान में। बनते हैं ना यार, तो एक एवरेज स्टूडेंट ही है, क्या मतलब पाकिस्तान के ही इस फरसोदा निज़ाम से पढ़ के ही आगे जाकर डॉक्टर बन रहे हैं ना। हमने कौन सा बच्चे को 4-5 में साइंटिस्ट बना दिया होता है? वही बच्चा इंटर के बाद मेहनत करके अपने कुछ कॉन्सेप्ट बना के MBBS का टेस्ट क्रैक करके डॉक्टर बन जाता है। ये नहीं कि वो बच्चे अमेरिका से आ रहे हैं या फिर नासा को स्टडी करके भेज रहे हैं, MBBS उनका हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है। हमारे ही पाकिस्तान के इसी निज़ाम के बच्चे डॉक्टर जाकर बन रहे हैं। तो उनको भी पता है पेपर बनाने वालों को, तो वो आपसे सवालात ही नौयत के करते हैं। सिंपल सी बात है ना कि अब यही बात है, जहाँ पर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होता है वहाँ पर मामला डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया के अंदर एग्ज़ाम्स बताया था ना कि जो इंडिया में जो MBBS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको नीट कहा जाता है, नीट के एग्ज़ाम्स, और जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको JEE कहा जाता है, JEE। इंडिया में IIT होता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। तो IIT जो है वो सबसे कह लो कि सबसे, जैसे हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में नस्ट है, जो पाकिस्तान में नस्ट की वैल्यू है ना कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक इदारा है, वैसे ही इंडिया में IIT है, लेकिन नस्ट से भी ऊपर है IIT के शुमार टॉप 20 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की होता है इंडिया में। तो वहाँ एडमिशन बड़ा टफ होता है, वहाँ के बच्चे 2 बार टेस्ट देते हैं। एक होता है IIT मेन और एक होता है IIT एडवांस, JEE मेन और JEE एडवांस। मेंस होता है, मेंस का जो पेपर होता है पहले वो देते हैं, वो 3 घंटे का पेपर होता है उनका, मेंस का पेपर 3 घंटे का एक पेपर वो देते हैं। उसके बाद अगर वो क्लियर हो गए फिर शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर एडवांस का होता है। एडवांस के पेपर टोटल 6 घंटे का होता है, 3 घंटे का, 2 बार की ब्रेक से, पूरा सुबह से शाम तक पेपर होता है। उसके बाद फिर सिलेक्शन फाइनल होती है, फिर उनको IIT में एनरोल किया जाता है। लेकिन उसमें ये होता है 6 घंटे के जो पेपर मैं बता रहा हूँ उसमें सब्जेक्टिव भी होते हैं, सिर्फ MCQs नहीं होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, लिखना भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, सब होता है। सिर्फ MCQs टिक क्रॉस नहीं करना होता उसमें, वो बड़ा टिपिकल होता है इंडिया के अगर आप कोर्स को उठाएं तो। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है क्योंकि उनको लेना है IIT के अंदर, और IIT एक बड़ा इदारा है, और IIT से जो भी पास आउट होता है तो लाजमी उनको इंटरनेशनली माइक्रोसॉफ्ट में, क्या एप्पल कंपनी में, क्या फेसबुक कंपनी में, नासा, इस तरह के डिफरेंट जगहों पर उनको इंटरनेशनली बड़े इदारों में जॉब लग जाती है, जो पाकिस्तान के लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट में या इंटेल में या एप्पल की कंपनी में, सैमसंग में जॉब मिल जाए, वो उनको मिल जाती है आराम से इंडियंस को, क्योंकि उनका नाम बहुत बुलंद है IIT का। क्योंकि वो मुश्किल मेहनत भी तो इतनी करें ना ज़िंदगी में, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही मसला कर रहा होता है इंटर तक आने के बाद, हम क्या IIT जैसे इदारों में जाएंगे? हमें तो डाउन मिल जाए, NIT मिल जाए, बहुत बड़ी बात है हमारे इस कॉन्सेप्ट पर। क्योंकि वो मसला है कि आपकी भी गलती नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसा जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते। आप तो पढ़ लेते हैं, आप इंडिया में पैदा होता है, वहाँ पे भी अच्छा पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन आपको सिस्टम मिल जाता है ना, वहाँ पे सिस्टम नहीं मिला, सिंपल सी चीज़।
ये बात रिकॉर्डेड है, अब सही नहीं सुने तो सुने, क्या कर सकते। हाँ अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंपल कुछ बात याद रख लें। NaOH को ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? NaOH को ज़्यादा इस्तेमाल है प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपने NaOH का बड़ा इस्तेमाल किया होगा सेकेंडरी के प्रैक्टिकल में, प्रिसिपिटेट्स बनाने के लिए। जैसे ही NaOH डालते PPT बन जाते हो, कलर आ जाता होगा। तो प्रिसिपिटेशन के लिए कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू प्रिसिपिटेशन होती है, सॉल्ट एनालिसिस के लिए NaOH को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फेरिक आयरन आइंस Fe+3 आइंस को डिटेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका NaOH होता है। जैसे FeCl3 एक सॉल्ट होता है, फेरिक क्लोराइड, कलरलेस है, मतलब सोल्यूशन बना होता है उसका। NaOH जैसे ही आप इसके अंदर डालते हैं, जैसे ही आप NaOH डालोगे रेडिश ब्राउन कलर का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। NaOH खुद ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, पानी जैसा है। FeCl3 भी पानी जैसा है। दो पानी जैसी चीज़ों को मिलाओगे, खुद बहुत टेस्ट ट्यूब में रेडिश ब्राउन PPT आ जाएगी। बोलते यार ये क्या हो गया, तो बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे, मेरा रिजल्ट आ गया भाई, लिख दो भाई कि Fe+3 इज़ कन्फर्म। ठीक है, तो ये प्रिसिपिटेशन होती है। FeOH पे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है और NaCl बनता है। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी रेडिश ब्राउन PPT होती है, तो रेडिश ब्राउन PPT आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर दिख रही होती है। अच्छा, अब जिंक के साथ भी ऐसी मामला है बच्चों। जिंक का सॉल्ट है Zn+2 का, जिंक में जब NaOH डालोगे ना तो उसमें क्या होता है, वाइट PPT बनता है, तो वाइट PPT बन जाता है, तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और NaCl बन जाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स में होता है, तो ये भी NaOH डालने से डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, फिर इसका एक और टेस्ट होता है। आप NaOH डाल दिए, उसके बाद लिखा होगा आपके प्रैक्टिकल जर्नल में एक्सेस ऑफ NaOH और डालो। फिर जब NaOH को और ज़्यादा आप डालते हैं ना, तो क्या होता है कि जो वाइट PPT होता है वो डिसअपियर हो जाता है। आप इन्फ्रेंस में लिखते हो वाइट PPT डिसअपियर्स। और ये जादू हो गया, पहले डाला थोड़ा सा तो वाइट PPT बना, थोड़ा और डाला फिर गायब हो गया। ये एक्सेस में डालने का मतलब होता है क्या होता है कि जब एक्सेस में आप NaOH डालते हैं ना, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो वो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। अब ये जिसने चैप्टर 5 IUPAC आई थिंक रहमत चौक कैंपस में तो मैंने पढ़ा है, अभी मतलब उसमें कैंपस 1 में नहीं पढ़ाया। तो ये हमारे पास इसका नेमिंग का पूरा सिस्टम होता है। कैटाइन लिखा पहले सोडियम, 4 OH है तो टेट्राहाइड्रोक्सो, और जिंक है तो जिंकेट क्यों लिखा, चूँकि कैटाइन लगा हुआ। और ठीक है, अब जिंकेट के बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकती है, तो ये -4, ये +2। अब जिसने अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा है तो फिलहाल उसको परेशान हो कि नाम कैसे आ रहा है, और जिसने पढ़ लिया है चैप्टर 5 में नोमेनक्लेचर IUPAC की, उसको पता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। हाँ, 7 तुम्हारे तो नहीं टाइम आ सका था, तुम लोगों को पढ़ने का छुट्टी हो गई थी, वरना ये पढ़ना था उस दिन लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ज़्यादा NaOH डालने पर क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। तो जिंक क्लोराइड में थोड़ा सा NaOH डालोगे, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT, और NaOH डाल दोगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसकी डिटेल चैप्टर 5 में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी लंबी डिटेल है, 1-2 घंटे की डिटेल इसके ऊपर अलग है, जो है इसकी कि लिगेंड क्या है, यहाँ पर ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कैटाइन है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये सब आगे जाकर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा पूरी इसकी। हाँ हाँ हाँ, बन रहा है बिल्कुल, NaCl बन रहा है जी, हाँ बिल्कुल बन रहा है इस वाले में, अब बन रहा है जी बिल्कुल। हाँ, NaCl तो वाटर सॉल्युबल है ना, ये PPT नहीं बनाएगा, ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए PPT बनती कब है, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट आता है। तो सॉल्युबल चीज़ें तो कभी PPT बनाएंगे नहीं ना, वो तो हल हो जाएंगी पानी में। इनसॉल्युबल चीज़ें PPT बनाएंगे, ये सॉल्युबल है तो PPT नहीं बनती है, डिजॉल्व हो जाता है, वाइट हो जाता है सोल्यूशन दोबारा से। ये जब प्रैक्टिकल करोगे ना सेकेंडरी केमिस्ट्री में, तो खुद आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ PPT कैसे बन रही है और कैसे चीज़ डिजॉल्व हो रही है। अगर कॉन्सेप्ट रखो आप उसका कि आप कैसे कर रहे हो, सिर्फ अगर मिलाकर अगर शरबती बनाना है तो फिर तो समझ में कुछ नहीं आने वाला क्या चल रहा है। लाल पीला नीला हरा कलर ही बच्चे ला रहे होते, हम भी ये करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर चीज़ें डिस्कशन कंप्लीट हो गई। 11:30 है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया कि S ब्लॉक एलिमेंट्स को जी, एक स्लाइड बैक करूं, कुछ पूछना है? अच्छा, मैं यहाँ पर स्टॉप करूं।